हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए जी, आप सभी का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। हाल चाल तो आप सबका बढ़िया ही होगा। मैं सीए कंचन गुप्ता आप सबके सामने आज आ गई हूँ वापस से लेक्चर नंबर 4 लेके। हम ऑलरेडी बेटा 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज सीए सीएमए इंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 4 है। तो अब तक क्या किया, एक बार उसका पहले क्विकली रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स में सरकार आप सबसे पैसा लेती है, एक्ट के तहत पैसा लेती है और इस पैसे से गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू आता है, जिस पैसे को गवर्नमेंट आप सबके ऊपर खर्च कर देती है। फिर हमने पढ़ा था बेटा टैक्स के टाइप्स की, टैक्स कितने तरह के होते हैं। तो टैक्स 2 तरह के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं करते, आप ही की इनकम पे, आप ही के द्वारा कमाए गए पैसे पे आपको खुद से टैक्स भरना पड़ता है। बट इफ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसमें बर्डन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हो। फिर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े थे इसके बीच में कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नेचर में रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सोशल वेलफेयर होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट पे टैक्स का रेट बढ़ता है, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है और प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है ये महंगाई को इम्पैक्ट करता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है वो महंगाई को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू के मेजर सोर्स हैं, बट स्टिल इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। फिर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देखे थे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बट सर अगर मैं बात करूं जीएसटी की, देन जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आप सबको जीएसटी की लॉन्चिंग दिखाई थी कि जीएसटी कैसे इंडिया में आया, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हमने सबस्यूम्ड कर दिए जीएसटी में। बहुत सारा पढ़ा था। आ जाइए एक बार बुक के साथ रूबरू कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, बहुत प्यारी बुक है, देख लोगे तो बेटा मज़ा ही आ जाएगा। हमने ये कर लिया था ये सब कुछ, ऑथर का व्यू, स्टूडेंट का व्यू, स्पेशल कीवर्ड्स क्या होते हैं, समरी लिखनी थी, सब हमने किया था। टैक्स क्यों लगाया जाता है ये सब कर लिया हमने बेटा। आ जाइए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारा हो गया, इन सबको पढ़ते रहो। डिफरेंसेस मैंने आपको प्रॉपर नोट डाउन कराया था। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमने कर लिया। अब बात आती है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने ये भी किया था कि सबसे पहले जीएसटी 1954 में आया था, फ्रांस में आया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंडिया में जीएसटी के बारे में बातें की गई एंड फाइनली 2017 1 जुलाई को जीएसटी हमारे इंडिया में आ गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आते आते 8 दिन का डिले हो गया था, तो 8 जुलाई 2017 को हम कह सकते थे कि हमारे भारत के अंदर वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया था। फिर ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। हमने पढ़ा था बेटा नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये सब तो आपको बनाना सिखाया था। इसके थ्रू मैंने आपको सिखाया था कि क्यों जीएसटी इतना स्पेशल है, क्यों जीएसटी को भारत में लाने के लिए चौथी बार संसद रात को 12 बजे खोली गई थी। ऐसा क्या है जीएसटी में? तो इसके लिए हमने पढ़ा था बेटा ये सारे के सारे सेंट्रल लेवल के टैक्सेस कन्वर्ट हो गए जीएसटी में, इतने सारे स्टेट लेवल के टैक्सेस भी कन्वर्ट हो गए थे बेटा जीएसटी में। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर लेवल पे कि कौन कौन से सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हैं जो अब नहीं रहे, कौन कौन से स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं जो अब नहीं रहे। उसके बाद कुछ टैक्सेस ऐसे हैं बेटा जो कि सबस्यूम्ड नहीं हुए, मतलब कि आज भी ये टैक्सेस जिंदा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये आज के दिन भी लगाए जा रहे हैं। फिर हमने किया था टैक्सेबल इवेंट, पहले डिफरेंट होती थी बट आज के टाइम में सिर्फ एक है, सप्लाई।
टैक्स पेयर पहले मल्टीपल हुआ करते थे, आज के टाइम में टैक्स पेयर को बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन, या तो वो होगा सप्लायर या फिर वो होगा रेसिपिएंट। कास्केडिंग आज के टाइम में नहीं रहा, डबल टैक्सेशन आज के टाइम में नहीं रहा, ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में प्रॉपर करी थी। लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉपर लिखवाया था कि पहले 3 ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, इंटर, इंट्रा, इंटरनेशनल, बट आज के टाइम में 2 ही होते हैं, इंटर एंड इंट्रा। आज के टाइम में बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी क्या बोला जाता है, इंटर। फिर मल्टीपल प्रोसीजर्स आपको लिखवाए थे इन डब्बी में कि अगर मल्टीपल टैक्सेस होंगे तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मल्टीपल कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइप्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मिस्टेक होगी तो मल्टीपल जगह होगी, नोटिसेस आएंगे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट से आएंगे, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में देना पड़ेगा। इन केस अगर आपको फाइन पेनल्टी भरना पड़ेगा तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भरना पड़ेगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे जिनका खात्मा करके क्या आया, एक जीएसटी। एक जीएसटी है मतलब एक ही जगह अब आपको बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक ही जगह आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, सब कुछ एक जगह होगा। गलती होगी तो एक एक्ट में होगी, अगर नोटिस आएगा तो एक एक्ट से आएगा, रिप्लाई जाएगा तो एक एक्ट में जाएगा, फाइन एंड पेनल्टी भरोगे तो वो भी एक ही एक्ट में भरोगे। इसी के साथ सभी बच्चा प्यार से बोलेगा जय माता दी। चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप सबको कराने जा रही हूँ। आप सब जानते हो ना बच्चा, अभी सिर्फ हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, हमारा फंडामेंटल को क्लियर करने का क्लास चल रहा है जिसे मैं बोलती हूँ बेटा बेस बिल्डिंग क्लासेस। तो बेस बिल्डिंग क्लास का आज है लेक्चर नंबर 4। कॉन्सेप्ट आता है फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। आखिरकार ये जीएसटी का फ्रेमवर्क कैसा है, ढांचा कैसा है जीएसटी, जीएसटी में ऐसा क्या है, जीएसटी कैसा लगता है दिखने में, कुछ ऐसी बातें आजकल हम सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहली बात, आप सब जानते हो कि जीएसटी इज अ वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। जब मोदी जी जीएसटी को इंडिया में ला रहे थे वो एक ही नारा बोलते थे, एक राष्ट्र है, एक ही मार्केट है और एक ही टैक्स है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का एक नारा लगाया जाता था। लेकिन 8 जुलाई 2017 को हम कह सकते हैं कि वो अपने नारे के ऊपर खरे उतरे थे, क्योंकि 8 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष ने, पूरे के पूरे भारत ने इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ने भी जीएसटी को अपना लिया था। तो 8 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में एप्लीकेबल था बेटा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डुअल जीएसटी मॉडल, अब इससे रिलेटेड बहुत चर्चा मेरे को आपसे करनी है, लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं काफ़ी कुछ लिखूंगी बेटा, आप सबको नोट भी करना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि हमारा जीएसटी ड्यूअल मॉडल जीएसटी क्यों है। दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल मॉडल, क्यों सिंगल मॉड्यूल नहीं ले लिया, क्यों डुअल की बातें की जा रही है यहाँ पे। चलो आप सब जानते हो बेटा कि जो अपनी कंट्री का स्ट्रक्चर है दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार, मतलब कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास पावर है। मतलब कि सेंट्रल अपने लिए सोचेगी, स्टेट अपने लिए सोचेगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल हर बात पे स्टेट पे हावी हो जाएगा, ऐसा अपने भारत में नहीं होता। अपने भारत का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेट भी अपने बारे में सोचेगी, सेंट्रल भी अपने बारे में सोचेगा। अब जीएसटी है बेटा, जीएसटी सेंट्रल भी लगाए स्टेट भी लगाए, जीएसटी का पैसा सेंट्रल भी खाए स्टेट भी खाए, तो दोनों को पावर देने के लिए हमने डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने कौन से कंट्री से इंस्पायर होके डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया, तो लिख लो बेटा
कनाडा इज द कंट्री जिससे हम इंस्पायर हुए। कनाडा को देख के हमने डुअल मॉडल अपने कंट्री में अपनाया, क्योंकि कनाडा में भी डुअल मॉडल जीएसटी फॉलो किया जा रहा है। तो आप सबको इतनी बात तो समझ आई कि डुअल जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, बिकॉज अपना कंट्री इज बेस्ड ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोनों सरकार को अपना खाने पीने के लिए चाहिए, दोनों सरकार की सत्ता चलती है, दोनों सरकार के हाथ में पावर है, तो इसीलिए डुअल जीएसटी मॉडल लाया गया। बट अब कुछ नहीं लिखना, यहाँ से मेरी कुछ बातें सुनो और जो मैं यहाँ लिखूंगी वो आप सब लिखोगे, बुक का कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे। चलो, आप सब पढ़ने जा रहे हो डुअल मॉडल जीएसटी। अब डुअल मॉडल होने की वजह से सेंट्रल के पास भी जीएसटी की पावर है, स्टेट के पास भी है। मतलब बेटा सेंट्रल भी जीएसटी लगा सकती है, स्टेट भी जीएसटी लगा सकती है। अब आप सोचो और मुझे बताओ, अगर सेंट्रल जीएसटी टैक्स लगाना चाहेगी तो सेंट्रल के पास एक्ट होना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि जब तक एक्ट नहीं तो टैक्स नहीं, एक्ट है तभी तो टैक्स है। तो इसका मतलब मैम सेंट्रल का अपना एक्ट होना चाहिए, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगा पाएगी, अन्यथा वंचित रह जाएगी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी टैक्स लगाएगी कि नहीं बताइए? यस, स्टेट गवर्नमेंट भी मैम जीएसटी टैक्स लगाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो स्टेट के लिए भी तो बेटा एक्ट होना चाहिए, विदाउट एक्ट तो कोई टैक्स ही नहीं लग सकता। यस मैम, राइट। तो सेंट्रल के लिए भी हमें एक्ट बनाना पड़ा, स्टेट के लिए भी हमें एक्ट बनाना पड़ा, इसी को बोला जाता है ड्यूअल मॉडल जीएसटी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, फर्स्टली हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने भारत की, इंडिया की। ठीक है, इतना समझ आया कि ड्यूअल की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में, क्योंकि भारत में दो तरह की सरकार हैं, दोनों तरह की सरकार की अपनी सत्ता बत्ता चलती रहती है। अब थोड़ा सा समझो इंडिया का कॉन्सेप्ट और सभी बच्चा इसे नोट करेगा। मैं बोल रही हूँ ये अपना भारत महान, मेरा भारत महान इंडिया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको बोला जाता है बेटा बेस लाइन। ये भारत हो गया, ये क्या हो गई पूरी की पूरी इसकी बेस लाइन। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप सब जानते हो भारत के अंदर खूब सारे स्टेट्स हैं एंड खूब सारे यूटीज़ हैं। ये स्टेट हो गया, ये यूटी हो गया, स्टेट 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 यूटीज़ यूटीज़ यूटीज़। इस तरह से भारत में स्टेट और यूटीज़ फैले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। पानी मतलब कि समुद्र, सी एरिया की मैं बात कर रही हूँ। 12 नॉटिकल माइल्स तक की अगर मैं बात करूं, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी क्या बोला जाता है? इंडिया। मतलब इंडिया जो इंडिया है वो तो है ही, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स भी हमारा क्या बोला जाएगा? इंडिया। इसके बाद की जो बातें हैं मैम, 12 नॉटिकल के माइल्स के बाद भी तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, वो पानी किसका है? इसके बाद की सभी बातें मैं सिखाऊंगी कस्टम के अंदर सीएमए वाले बच्चों को, क्योंकि सीए वाले बच्चों के सिलेबस में फाइनल में सीखने को मिलेगा, बट सीएमए वाले बच्चों को हम कस्टम में सिखाएंगे। जीएसटी के लिए बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इंडिया इंक्लूड्स 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स वाला पार्ट है इसी को बोला जाता है TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स, लिखो, इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया इंक्लूड्स TWI। चलो, मतलब कि अब इतना समझ आया आप सबको कि इस इंडिया के ऊपर तो जीएसटी एक्ट अप्लाई होएगा ही होएगा। इसके ऊपर भी अगर कोई ट्रांजैक्शन इतने पानी में हो रही है तो वहाँ पे भी जीएसटी एक्ट अप्लाई होएगा ही होगा। अब अगर बात करते हैं
ये TWI से लेके पूरे भारत के ऊपर का जितना भी एयर स्पेस है, क्या उसको भी इंडिया बोलेंगे? हाँ, इंडिया के ऊपर का एयर स्पेस तो इंडिया है, प्लस TWI के ऊपर का जो स्पेस है वो भी हमारा क्या बोला जाएगा? इंडिया बोला जाएगा। मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रही है, एयर स्पेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर वो ट्रांजैक्शन TWI के तहत कवर हो जाती है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत का ही हिस्सा है। इंडिया इंक्लूड्स TWI प्लस, लिखिए, एयर स्पेस ऑफ इंडिया। और इंडिया का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, इंडिया प्लस TWI, मतलब इंडिया प्लस TWI का एयर स्पेस इज ऑल्सो नोन एज इंडिया। अब थोड़ा सा इंडिया को और डिफाइन करते हैं। ज्योग्राफी वीक होगा, समझ सकती हूँ। चलो, इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए थे अभी अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, स्टेट यूटी से रिलेटेड। वो पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स कवर करने के बाद मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ बेटा, तो इंडिया के अंदर टोटल स्टेट्स हैं 28। और अगर मैं यूटीज़ की बात करूं तो टोटल यूटीज़ हैं 8। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं। अब ये यूटीज़ भी दो तरह के हैं। कुछ ऐसे यूटीज़ हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, और कुछ ऐसे यूटीज़ हैं जिनमें कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। ऑन लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर। चलो, ऐसे यूटीज़ जिनका खुद का लेजिस्लेचर है और कुछ ऐसे यूटीज़ भी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। समझते हो ना लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जिनका खुद का असेंबली है, खुद का सीएम है, उस यूटी को पर्टिकुलर सीएम के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं ऑन लेजिस्लेचर, मतलब कि इनकी खुद की बेटा असेंबली होती है, इनका खुद का सीएम भी होगा। यस, ये यूटीज़ कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली, एक है हमारा पांडुचेरी, एक है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूटीज़ ऐसे हैं जो यूटी होने के बावजूद भी अपना सीएम होल्ड करके रखते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं यूटीज़ की बात करूँ तो कितने यूटीज़ बच गए? अब 5 यूटीज़ ऐसे हैं जिनका खुद का कोई सीएम नहीं है, खुद का कोई असेंबली नहीं है। इन यूटीज़ को कोई सीएम के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करती है और उन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इन यूटीज़ को चलाया जाता है। इन यूटीज़ के बारे में लिखो कौन कौन से हैं। पहला, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और लिखो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ये 2 यूटीज़ हुआ करते थे पहले, बट इन दोनों यूटीज़ को मिला के एक यूटी बना दिया गया, दादर एंड नागर हवेली। एक है हमारा लद्दाख, लिखिए इसको प्रॉपरली, अच्छे से नोट कीजिए। क्या मैम ये सब नोट करना है? हाँ, ये सब नोट कर लो। चलो नेक्स्ट लिखो, लास्ट, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो ये 5 यूटीज़ ऐसे हैं जिनका खुद का असेंबली नहीं है, खुद का सीएम नहीं है। ये 5 यूटीज़ पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है और उन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इन यूटीज़ को चलाती है, इनका देखरेख करती है। अगर मैं बात करूँ बाकी के यूटीज़ की, मतलब कि
इन 3 यूटीज़ की। तो इन 3 यूटीज़ का अपना सीएम है, खुद इनको चलाया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड्स नहीं है। चलो बाकी के जितने भी बच गए वो सब क्या है, स्टेट्स। चलो ये तो है हमारे भारत की कहानी, लेकिन अगर मैं बात करूँ जीएसटी की कहानी में क्या होगा, 28 स्टेट्स तो हैं ही स्टेट्स, प्लस ये बोला गया कि ऐसे यूटीज़ जिनकी खुद की असेंबली है, खुद का लेजिस्लेचर है, जीएसटी के अंदर उनको भी क्या बोला जाएगा, स्टेट्स। मतलब कि 28 स्टेट्स तो स्टेट्स हैं ही, प्लस ऐसे 3 स्टेट्स जिनका खुद का असेंबली है, खुद का लेजिस्लेचर है, ऐसे यूटीज, सॉरी स्टेट नहीं यूटीज, ऐसे यूटीज को भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट। तो अब जीएसटी के अंदर टोटल स्टेट्स कितना हो गया, 31, और यूटीज कितना बचा, 5। अब ये कॉन्सेप्ट आप रखना पूरा का पूरा याद कि जीएसटी के अंदर 28 स्टेट्स नहीं है, 31 स्टेट हैं। 28 तो है ही, प्लस 3 ऐसे स्टेट जिनका खुद का असेंबली है, खुद का सीएम है, खुद का लेजिस्लेचर है, उनको भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट। तो 3 यूटी भी यहाँ पे आ गए, टोटल 31 स्टेट्स हो गए। और ऐसे यूटी जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, ये 5 हैं, ये आज भी क्या बोले जाते हैं जीएसटी के अंदर, यूटीज। चलो इतनी कहानी आप सबको समझ आई। हाँ चलो इस चीज को एक बार बुक में देख लेते हैं, क्या ये बुक में लिखा हुआ है, जी हमने बनाई है तो सब लिखा होगा। चलो ये देखो, फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन टेरिटरी, टोटल यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर कितने थे, 5। ये पांचों यहाँ पर लिख रखे हैं। लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड दीव हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लद्दाख एंड चंडीगढ़। टोटल यूटीज विद लेजिस्लेचर दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये कितने हैं, 3। आज के टाइम में इन 3 यूटीज को जीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, स्टेट्स। टोटल स्टेट्स एक्चुअल में कितने हैं, 28, बट जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टेट्स कितना होगा, 31। टोटल यूटीज कितना होगा, 5। ऑथर एक्सप्लेनेशन, हमारी एक्सप्लेनेशन, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर नोन एज स्टेट, यूटीज विद लेजिस्लेचर नोन एज स्टेट्स अंडर जीएसटी। मतलब कि 3 यूटीज कौन कौन से, दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद वापस से आ जाइए, अब बात करते हैं जीएसटी एक्ट की। तो आप सब जानते हो इंडिया इज़ अ इकॉनमी जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है मतलब कि सेंट्रल के हाथ में भी सत्ता बत्ता है, स्टेट के हाथ में भी सत्ता बत्ता है। सेंट्रल भी टैक्स लगाएगी, स्टेट भी टैक्स लगाएगी। सेंट्रल भी टैक्स का पैसा कलेक्ट करेगी, स्टेट भी टैक्स का पैसा कलेक्ट करेगी। इसका मतलब सेंट्रल के लिए भी एक्ट होना चाहिए, स्टेट के लिए भी एक्ट होना चाहिए। अब देखो जीएसटी के एक्ट बनाए गए, कहने को 1 मार्केट 1 नेशन 1 टैक्स है, लेकिन अनेकों एक्ट हैं। जीएसटी का सबसे पहला एक्ट है बेटा सीजीएसटी एक्ट। मैं लिख रही हूं प्रॉपर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, आप सब भी लिखो। नेक्स्ट एक्ट बना स्टेट के लिए, एसजीएसटी एक्ट। इसको बोला जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। 2 एक्ट हो गए। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो बेटा होता है क्या। तीसरा लिखो यूटीजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ये 2017 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जीएसटी का जन्म ही 2017 में हुआ था। कितने हो गए, 3। आगे देखो 4th
IGST एक्ट, लिखिए इसे भी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। चलो, टोटल 4 एक्ट यहाँ पे दिखे बेटा जो जीएसटी में बनाए गए। देखने को ये 4 हैं, अभी देखो जरा क्या होता है। एक सीजीएसटी एक्ट बनाया गया, सीजीएसटी एक्ट बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एक एक्ट बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि अब आप टैक्स लगा भी सकते हो, अब आप टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हो। फिर बेटा टोटल स्टेट्स कितने बताए मैंने जीएसटी की दुनिया में? 31 स्टेट्स हैं। 31 एक्ट बनाए गए अलग अलग स्टेट्स के लिए। 31 एक्ट बनाए गए। कितने एक्ट? 31 एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है बट स्टेट्स तो भिन्न भिन्न हैं। हर एक स्टेट को पावर दी गई कि हर एक स्टेट अब आप टैक्स लगाइए और टैक्स कलेक्ट कीजिए। अब टैक्स लगाने के लिए बेटा एक्ट जरूरी है, विदाउट एक्ट नो टैक्स, इसीलिए हमें अलग अलग एक्ट बनाना पड़ा। यूटीजीएसटी का एक ही एक्ट बनाया गया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। एक एक्ट बनाया गया बेटा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अगर सेंट्रल लेवल की ट्रांजैक्शन है सीजीएसटी लगाओ, स्टेट लेवल की ट्रांजैक्शन है एसजीएसटी लगाओ, यूनियन टेरिटरी वाली ट्रांजैक्शन है यूटीजीएसटी लगाओ। अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगाओ। अभी तो बहुत डिटेल में समझाऊंगी धीरे धीरे। एक एक्ट और बनाया गया मैम 31, 32, 33, 34। ओ माय गॉड मैम 34 एक्ट कम पड़ गए थे क्या कि एक और एक्ट बना दिया? हाँ बेटा आगे सुनो। एक और एक्ट बनाया गया कंपनसेशन सेस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। एक और एक्ट बनाया गया जिसे कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 का नाम दिया गया। अब देखो आप सब जानते हो पहले के टाइम में खूब सारे टैक्स हुआ करते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, ना जाने कितने सारे टैक्सेस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाए, सेंट्रल लेवल के एंड स्टेट लेवल के। वो सभी टैक्सेस को हटा के, वो सभी टैक्सेस को ख़त्म करके एक टैक्स लाया जा रहा था जिसका नाम था जीएसटी। अब ये टैक्सेस से पैसा स्टेट्स को आता होएगा कि नहीं आता होएगा? ऑब्वियसली आता होगा। स्टेट्स कसम खा के बैठ गए थे कि हम जीएसटी को नहीं आने देंगे। अरे इतने सारे टैक्सेस हैं, हमें इतना सारा रेवेन्यू आता है, अगर हम जीएसटी को लेके आ गए तो हमारे पास रेवेन्यू आना कम हो जाएगा। इस बात का डर स्टेट्स को सता रहा था। ऑब्वियसली अगर मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस से मुझे मुनाफा हो रहा है, और अगर आप मुझे बोलो कि ये बिजनेस बंद कर दो, प्लीज़ दूसरा बिजनेस खोल लो, तो मैं क्या बोलूँगी? इतनी मेहनत से एक बिजनेस चलाया, मुझे वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, क्या गारंटी देते हो आप मुझे कि दूसरे बिजनेस से मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस का भरपाई करके दोगे? ऐसी शर्त स्टेट्स ने सेंट्रल के आगे रख दी कि हमें बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमने इतने सारे टैक्सेस के थ्रू खूब रेवेन्यू अर्जित कर रहे हैं। अब अगर हम आपका जीएसटी अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें उतना रेवेन्यू नहीं मिला तो क्या आप हमें आश्वासन दे रहे हो कि आप हमारे लॉस की भरपाई करोगे? इस आश्वासन को देने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई जिसको बोला गया कंपनसेशन सेस एक्ट। अगर किसी भी स्टेट को लॉस हो जाता है, उस लॉस की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉस की भरपाई करेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देगी। लॉस कैसा होगा? सपोज करो बेटा ये स्टेट है यूपी के स्टेट में वैट लग रहा था, एक्साइज ड्यूटी लग रहा था,
सेल्स सर्विस टैक्स लग रहा था, सेंट्रल वैट लग रहा था, इन सब से यहाँ से 500 करोड़ मतलब यहाँ से लाख में रख लो, छोटी फिगर रख लेते हैं, यहाँ से 100 लाख आ रहा था, यहाँ से 200 आ रहा था, यहाँ से 300 आ रहा था, यहाँ से 50 आ रहा था। इतना रेवेन्यू आ रहा था यूपी स्टेट को। कितना हुआ ये? 200, 300, 500, 600, 650, 650 का रेवेन्यू यूपी स्टेट को पुराने लॉ के तहत मिलता था। अब क्या आ गया? जीएसटी। हो सकता है जीएसटी के तहत ये रेवेन्यू घट के 300 पहुंच जाए, 400 पहुंच जाए, हो सकता है 1000 पहुंच जाए। 1000 पहुंच जाएगा तो स्टेट का मौजा ही मौजा है। लेकिन अगर ये घट के 300 रह गया तो स्टेट का क्या हो जाएगा? लॉस। इसी लॉस से घबरा के स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रॉमिस ले लिया कि जितना हमारा लॉस होगा उतने लॉस की भरपाई आपको हमें करनी होगी। इसी के लिए एक एक्ट आया, कंपनसेशन सेस एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 साल तक सेंट्रल पूरी तरह से स्टेट्स के लॉस को मीट आउट करेगी। लेकिन हाँ, सिर्फ 5 साल तक। हो सकता है 5 साल को मीटिंग में डिसीजन लेके ज़्यादा भी कर दिया जाए, बट अभी ये 5 साल ही है। आगे बढ़ जाते हैं। टोटल एक्ट अब आपको पता लगे कि कितने हैं? 31, 32, 33, 34 और एक लास्ट 35। टोटल 35 एक्ट आए जीएसटी के साथ। उन 35 एक्ट में से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू। चलो, एक तो हो गया बेटा सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी, एक हो गया यूटीजीएसटी, एक हो गया अपना आईजीएसटी, एक हो गया अपना कॉम्पनसेशन सेस। जैसा कि आप सब जानते हो, सीए, सीएमए, सीएस तीनों के लिए बता के चलूँगी। सीए और सीएमए वाला बच्चा तो मेरा है ही है। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट, सीए को भी पढ़ना है बेटा, सीएमए को भी पढ़ना है और सीएस को भी पढ़ना है। एसजीएसटी एक्ट सिर्फ सीएस वाले पढ़ेंगे, यूटीजीएसटी भी छोड़ो ना, सीएस वालों को ही पढ़ने देते हैं। आईजीएसटी एक्ट अगेन सीए को भी पढ़ना है बेटा, सीएमए को भी पढ़ना है, सीएस को भी पढ़ना है। कॉम्पनसेशन सेस सीएमए को पढ़ना है, सीएस को पढ़ना है। चलो, इसका मतलब देख पा रहे हो, मैं बात कर रही हूँ अब फिर से सीए और सीएमए की। आपको सीजीएसटी पढ़ना है बेटा, आपको आईजीएसटी पढ़ना है, और अगर आप सिर्फ सीएमए के बच्चे हो तो सीजीएसटी, आईजीएसटी के साथ साथ आप कंपनसेशन सेस एक्ट भी पढ़ोगे। मैम, हमें सारा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। हमारी नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी, फिर हम इकोनॉमी में कैसे एक अच्छे खासे, एक ऑनेस्ट, एक फुल नॉलेजेबल पर्सन मानने जाएंगे? कैसे हम ऐसे कहलाएंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों एक जैसे एक्ट हैं, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। बस स्टेट की जगह क्या लिखा हुआ है? यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स की जगह क्या लिखा हुआ है? यूनियन टेरिटरी। अगर मैं बात करूं सीजीएसटी और इन दोनों की, तो ये भी आपस में एकदम ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2-3 पेज नए चिपके हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट ने बोला छोड़ो ना, जाने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको बेटा सीजीएसटी पढ़ना है, आपको सीजीएसटी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? आपको सीजीएसटी पढ़ना है, आईजीएसटी पढ़ना है। सीजीएसटी और आईजीएसटी ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आईजीएसटी एक्ट में 20 सेक्शंस हैं जो कि एकदम ही अलग है सीजीएसटी से। तो आईजीएसटी एक्ट के तहत बेटा हम ये 20 सेक्शन पढ़ते हैं, सिर्फ 20 सेक्शन, क्योंकि ये 20 सेक्शन ही न्यू है, बाकी तो पूरा का पूरा सीजीएसटी वाला ही है। तो एक तो सीजीएसटी एक्ट हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, प्लस आईजीएसटी एक्ट के हम 20 सेक्शंस पढ़ेंगे, चाहे आप सीए वाले हो चाहे आप सीएमए वाले हो। कंपनसेशन सेस एक्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन सीएमए वाले बच्चे को ये मैं पूरा पढ़ाऊंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
जो भी पढ़ाया एक बार पहले रिकॉल करो, पता लगा आगे बढ़ गए, पीछे का भूल गए, तो पहले एक बार रिकॉल करो, उसके बाद ही अब आगे बढ़ूंगी। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने बोला कि जो हमारा जीएसटी है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स है, मतलब कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ आपको जीएसटी ही पाने को मिलेगा, जीएसटी ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिया का स्ट्रक्चर ड्यूअल मॉडल को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी फेडरल स्ट्रक्चर बेस्ड इकॉनमी है। यहाँ पे सेंट्रल को भी पावर है, यहाँ पे स्टेट को भी पावर है। सेंट्रल और स्टेट को पावर देने के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए। सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, एसजीएसटी एक्ट बनाए गए 31 जिसमें स्टेट्स को पावर दी गई, यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी बनाया गया एंड एक इंटीग्रेटेड टैक्स भी बनाया गया। चलो, एक कंपनसेशन सेस एक्ट भी बनाया गया जिसमें स्टेट्स को आश्वासन दिया कि स्टेट्स ही अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आप चिंता मत करिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आशीर्वाद आपके साथ है। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया बेटा कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है और कौन कौन से में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने एक चीज़ और समझी थी, इवन पहले ही समझ लिया था कि इंडिया किसे कहते हैं। इंडिया का मतलब इंडिया के अपने 31 स्टेट्स हैं। जीएसटी के अंदर बात करूँ तो 28 + 3 = 31 स्टेट्स हैं प्लस 5 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स एयर स्पेस ऑफ द इंडिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो मुझे पढ़ाना है उसको मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में स्टॉप करती हूँ बेटा यहीं पे, और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। प्लीज़ डीपीपी सॉल्व करना, डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे आपका बहुत लॉस हो जाएगा। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आपका पार्ट टेस्ट है बेटा, इस चैप्टर का टेस्ट है, साक्षर ऐप पे मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।